पहले पेज से शुरू करते हैं। शीर्षक है पादपों में पोषण और नीचे लिखा है शॉर्ट एंड इम्पोर्टेंट नोट्स, परीक्षा के लिए उपयोगी। हाँ, तो इसका मतलब साफ है कि हम पूरे अध्याय के जो मुख्य बिंदु हैं, जो सबसे जरूरी बातें हैं, उनको संक्षिप्त में जानेंगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड का शीर्षक है पोषण और पोषक तत्व। सबसे पहले देखते हैं पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। यहाँ लिखा है भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। उदाहरण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। जी, तो इसका बहुत सरल मतलब ये है कि हमारे खाने में मौजूद वो जरूरी चीजें जो हमारे शरीर को बढ़ने और ठीक से काम करने के लिए चाहिए। जैसे रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल से प्रोटीन, बिल्कुल, तेल घी से वसा और फल सब्जियों से विटामिन और खनिज। ये सब पोषक तत्व हैं। अच्छा, अब देखते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या है। लिखा है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। हाँ, तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। मतलब कोई भी जीवित प्राणी जिस तरह से खाना खाता है और फिर उसका शरीर उस खाने को कैसे इस्तेमाल करता है ऊर्जा के लिए, बढ़ने के लिए, उस पूरी विधि को ही पोषण कहा जाता है। एकदम सही। यहाँ एक चित्र भी दिखाया गया है। एक गोल चक्र है जिसमें भोजन के अलग अलग समूह हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। एक हिस्से में कार्बोहाइड्रेट है जिसमें रोटी और अनाज बने हुए हैं। जी। दूसरे में प्रोटीन है जिसमें मांस, मछली, अंडे हैं। फिर वसा है, तेल और मक्खन। और चौथे में विटामिन है जिसमें फल और सब्जियां हैं। और पांचवे में खनिज, दूध और हरी सब्जियां। तो ये चित्र हमें बताता है कि ये सब मिलता कहाँ से। बिल्कुल। अब नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव और अन्य प्राणी नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा अंतर है। मतलब दुनिया में हर जीवित चीज को खाने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ पौधे ही हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। हाँ, हम इंसान और बाकी सारे जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हम या तो पौधों पर निर्भर है या फिर दूसरे जानवरों पर। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और पोषण की विधियों के बारे में जानते हैं। यहाँ दो प्रकार बताए गए हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। जी, पहले स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित बनाते हैं। उदाहरण दिया है हरे पादप, ग्रीन प्लांट्स। और शब्द का मतलब भी समझाया है। स्व ऑटो इक्वल टू स्वयं, पोषण ट्रॉफोस इक्वल टू पोषण। तो ये तो बहुत साफ है। जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे, चित्र में भी एक पौधे को सूरज से ऊर्जा लेते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब विषमपोषी को देखते हैं। लिखा है वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण है जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव। और यहाँ भी शब्द का मूल बताया है। विषम यानी हेट्रो इज इक्वल्स टू अन्य, यानी जो दूसरों से पोषण लें। तो इसका मतलब हुआ वो जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम इंसान और सारे जानवर। जी, चित्र में भी एक बच्चा खाना खा रहा है और एक गाय घास खा रही है। ये दोनों ही विषमपोषी के उदाहरण हैं। अब अगला विषय है कोशिका, द सेल। और यहाँ लिखा है जैसे इमारतें ईंटों से बनती हैं, वैसे ही सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती हैं। ये तुलना बहुत अच्छी है। जैसे एक एक ईंट जोड़कर पूरा मकान बनता है, वैसे ही हमारा शरीर या किसी भी जीव का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। और इन्हीं इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। नीचे एक नोट भी है, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। हाँ, मतलब ये इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। यहाँ चित्र में कुछ कोशिकाएं भी दिखाई गई हैं और इसमें 3 मुख्य भाग बताए गए हैं। जी, सबसे बाहरी परत है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। फिर कोशिका के बीच का हिस्सा है केंद्रक, न्यूक्लियस। और जो अंदर तरल पदार्थ भरा है वो है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। बिल्कुल। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं। शीर्षक है प्रकाश संश्लेषण, पादप की खाद्य फैक्ट्रियां। बहुत दिलचस्प शीर्षक है। पहली लाइन है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। इसका मतलब है कि पौधों का जो खाना है वो उनकी पत्तियों में बनता है, इसीलिए पत्तियों को पौधे की फैक्ट्री कहा गया। राइट जी, और किसी भी फैक्ट्री की तरह यहाँ भी कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। तो पहला कच्चा माल क्या है? यहाँ लिखा है जल एवं खनिज, जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषित। मतलब पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी में जो पानी और जरूरी खनिज होते हैं उन्हें सोख लेते हैं। ठीक है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, हवा से रंध्रों द्वारा। रंध्र यानी स्टोमेटा। हाँ, ये पत्तों पर मौजूद बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं। और तीसरा कच्चा माल है सौर ऊर्जा, क्लोरोफिल द्वारा। हाँ, यानी पत्तों में एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं,
और यही सूरज की रोशनी को पकड़ता है। यहाँ दो चित्र भी हैं। पहले चित्र में पत्ती के अंदर की कोशिकाएं दिख रही हैं जी। और दूसरा चित्र एक रंध्र स्टोमेटा का है। आप देख सकते हैं कि ये एक छोटे से छेद जैसा है और उसके दोनों तरफ द्वार कोशिका है, गार्ड सेल्स हैं। तो ये द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं? ये इस छेद को खोलने और बंद करने का काम करती हैं, जरूरत के हिसाब से। अच्छा, अब क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यहाँ लिखा है क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक यानी ग्रीन पिगमेंट। ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो मतलब क्लोरोफिल वो हरा रंग है जिसके कारण पत्तियां हरी दिखती हैं, और इसका सबसे जरूरी काम है सूरज की ऊर्जा को पकड़ना, उसे जमा करना। यहाँ एक और तथ्य लिखा है, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि दुनिया में लगभग सभी जीवों को जो ऊर्जा मिलती है वो असल में कहीं ना कहीं से सूरज से ही आ रही है। अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया का एक चित्र है। इसमें दिख रहा है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल, ये दोनों मिलते हैं। जी। फिर एक बड़ा सा तीर है जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल लिखा है। इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। और इसका नतीजा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है जो पौधे का भोजन है, और साथ में O2 यानी ऑक्सीजन गैस बनती है। हाँ, और नीचे लिखा भी है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त रिलीज होती है, यानी इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जो हम सबके सांस लेने के लिए कितनी जरूरी है। बिल्कुल। अब एक क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। शीर्षक है, क्या पत्तियों में मंड है? ये आयोडीन परीक्षण है। इससे ये पता चलता है कि पत्ती में मंड या स्टार्च, जो पौधे का जमा किया हुआ भोजन है, वो है या नहीं। चित्र में दिखाया है कि एक पौधा धूप में रखा है और दूसरा अंधेरे में। फिर एक पत्ती पर आयोडीन का घोल डाला जा रहा है। और आखिरी चित्र में पत्ती का रंग नीला काला हो गया है। हाँ, यहाँ लिखा है, प्रकाश वाले पौधे की पत्ती का रंग गहरा नीला काला हो जाता है। मतलब जो पौधा धूप में था उसकी पत्ती का रंग बदल गया। और इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष, मंड उपस्थित है। ये नीला काला रंग ही बताता है कि पत्ती में स्टार्च मौजूद है। अच्छा, तो नीचे मिनट में यही बात समझाई गई है। पत्ती में स्टार्च, मंड का होना प्रकाश संश्लेषण का प्रमाण है। जी, इससे ये साबित हो जाता है कि धूप में रखे पौधे ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की और भोजन यानी स्टार्च बनाया। एक सवाल हमेशा मन में आता है कि क्या सिर्फ हरी पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं हमारे नोट्स क्या कहते हैं। पहले रंगीन पत्तियां। यहाँ लाल, भूरी, पीली, कई तरह की पत्तियों का चित्र है। हाँ, और लिखा है, लाल, भूरी या अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। रंभ क्लोरोफिल को ढक लेते हैं, परंतु इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये बात साफ हो गई, इन पत्तियों में भी हरा क्लोरोफिल होता है, लेकिन दूसरे रंग इतने ज्यादा होते हैं कि वो हरा रंग छिप जाता है, पर वो भी अपना भोजन बना सकती हैं। अच्छा, अब शैवाल, एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पानी और गीली दीवार पर जमी हरी काई का चित्र है। जी, इसके बारे में लिखा है, गीले दीवारों या तालाब में दिखने वाले हरे काई जैसे पादप, ये हरे होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो काई हम देखते हैं वो भी एक तरह के पौधे ही हैं। उनमें भी क्लोरोफिल होता है और वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पौधे कार्बोहाइड्रेट तो बना लेते हैं, पर प्रोटीन कैसे बनाते हैं? अगला विषय है पादपों में प्रोटीन का निर्माण, नाइट्रोजन सिंथेसिस। हाँ, ये एक समस्या है। यहाँ लिखा है, कार्बोहाइड्रेट CHO से बनता है, लेकिन प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए। पौधे हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो फिर समाधान क्या है? चित्र में समझाया गया है, हवा में नाइट्रोजन गैस तो है, लेकिन पौधे उससे सीधे नहीं ले सकते। जी, तो होता ये है कि मिट्टी में कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी यौगिकों में बदल देते हैं। अच्छा, और किसान भी तो खेतों में उर्वरक डालते हैं। हाँ, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से भी मिट्टी में नाइट्रोजन आती है। फिर पौधे की जड़ें पानी के साथ इस नाइट्रोजन को सोख लेती हैं। तो समाधान में ये लिखा है, मिट्टी के जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलते हैं, जिससे जड़ें पानी के साथ सोख लेती हैं। बिल्कुल। अब कुछ अलग तरह के पौधों के बारे में जानेंगे। अन्य पोषण विधियां। पहला है परजीवी पादप, अमरबेल, क्यूस्कुटा। यहाँ चित्र में एक पेड़ पर पीले धागों जैसी अमरबेल लिपटी हुई है। इसके बारे में लिखा है कि ये विषमपोषी और परजीवी है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए इसका रंग पीला है। जी, और ये जिस पौधे पर रहती है उसे परपोषी होस्ट कहते हैं और उसी से अपना बना बनाया भोजन छीन लेती है। एक तरह से ये पौधे की दुनिया का चोर है। अगला है कीटभक्षी पादप, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कीड़े खाने वाले पौधे। हाँ, इसका उदाहरण है घटपर्णी, पिचर प्लांट,
चित्र में एक घड़े जैसा पौधा दिख रहा है जिसके ऊपर एक ढक्कन है। ये कीड़े क्यों खाता है? ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहाँ नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, तो अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए ये कीड़े खाता है। तो ये काम कैसे करता है? जब कोई कीड़ा इसके घड़े के अंदर जाता है तो वो बालों में फंस जाता है और फिर पौधे के पाचक रस उसे पचा जाते हैं। बहुत अजीब है। फिर आते हैं मृतजीवी कवक, फंगाई। यहाँ मशरूम और ब्रेड पर लगी फफूंद का चित्र है। इनकी परिभाषा है जो जीव मृत एवं विघटनकारी जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यानी ये सड़ी गली चीजों से अपना भोजन लेते हैं। हाँ, ये उन चीजों पर पाचक रस छोड़ते हैं, उसे एक घोल में बदल देते हैं और फिर उस घोल को सोख लेते हैं। इसी से जुड़ा एक क्रियाकलाप है ब्रेड पर कवक। अगर ब्रेड को गीला करके 2-3 दिन नम जगह पर रखें तो उस पर रुई के धागों जैसी रचना दिखाई देगी। जी, यही कवक है। कवक के जो बीजाणु यानी स्पोर्स होते हैं वो हवा में हर जगह होते हैं। जैसे ही उन्हें नमी मिलती है वो उग जाते हैं। अब है सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसकी परिभाषा है जब दो जीव एक साथ रहते हैं और अपना आवास, शेल्टर और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स बांटते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। जी, चित्र में दिखाया गया है कि लाइकेन में एक शैवाल एल्गी और एक कवक फंगस एक साथ रहते हैं। तो इसमें दोनों को क्या फायदा होता है? देखिए, शैवाल के पास क्लोरोफिल है तो वो भोजन बनाकर कवक को देता है और बदले में कवक शैवाल को रहने की जगह और पानी देता है। अच्छा, तो दोनों को फायदा होता है। जी, ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। अब आखिरी कुछ विषयों पर आते हैं। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति, मतलब जब पौधे मिट्टी से सारे पोषक तत्व सोख लेते हैं तो वो मिट्टी में वापस कैसे आते हैं? इसके दो तरीके यहाँ बताए गए हैं। पहला है उर्वरक। यहाँ NPK खाद की बोरी का चित्र है। किसान इन्हें खेतों में डालकर मिट्टी की शक्ति बढ़ाते हैं। और दूसरा तरीका है राइजोबियम। यहाँ फलीदार पौधे की जड़ों का चित्र है जिसमें गांठें दिख रही हैं। ये राइजोबियम नाम के जीवाणु इन जड़ों में रहते हैं और हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं। ये भी एक तरह का सहजीवी संबंध ही है। बिल्कुल। अब अंत में पूरे अध्याय का सारांश एक चित्र के माध्यम से दिया गया है। जी, ये बहुत अच्छा चित्र है। सबसे ऊपर सूर्य है जो एनर्जी दे रहा है। ये ऊर्जा स्वपोषी यानी हरे पौधे लेते हैं, फिर विषमपोषी इनसे भोजन लेते हैं। और विषमपोषी के प्रकार भी बताए गए हैं, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी, सहजीवी। और फिर स्वपोषी और विषमपोषी दोनों से पोषक तत्व वापस मृदा यानी सॉइल में चले जाते हैं। नीचे लिखा है न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल्ड। जी, और नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। क्या? याद रखें, प्रकाश संश्लेषण से बनी ऑक्सीजन सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये तो इस पूरे अध्याय का सार है। और आखिरी स्लाइड पर एक रोचक जानकारी है। क्या आप जानते हैं? पढ़िए जरा। पौधों के लिए प्रकाश इतना महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्तियों की वृद्धि, ग्रोथ पैटर्न इस प्रकार होती है कि उन्हें अधिकतम प्रकाश मिल सके।